Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to my YouTube channel. You are watching Conceptual Study with Sadia Bhaiya. ओके स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ मलेरिया। प्रीवियस टॉपिक भी हमारा सेम ही था। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट 2 है। इससे पहले हमने मलेरिया के बारे में जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसे आप एज अ स्टोरी लेंगे तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा और याद भी अच्छे से होगा। ठीक है, तो मैं रिकॉल करवा देती हूँ कि हमने पिछले लेक्चर में यानी कि स्टडी ऑफ मलेरिया के पार्ट 1 में क्या क्या देखा था। हमने ये कहा था कि जो मलेरिया की डिजीज़ है ये 2000 साल पहले से ही फिजिशियन इससे फेमिलियर थे। इट मीन्स कि वो जानते थे कि एक बीमारी ऐसी है जो कि चिल्स और फीवर से रिलेटेड है, मतलब कि इसमें बुखार होता है और ठंड लगती है हमारी बॉडी को। ठीक है, फिर ये सोचा जाता था कि ये बैड एयर की वजह से होता है, इसलिए इसका नाम मलेरिया रख दिया गया। मीन माला एंड एरिया, बैड एयर से। ठीक है, स्टेगनेंट वाटर की वजह से होता है, लेकिन ये भी एक एक्सपेरिमेंट के बाद जो है बात पता चली कि स्टेगनेंट वाटर के पीने से मलेरिया नहीं होता। फिर इसके जो है हमने क्योर के बारे में पढ़ा था कि मलेरिया की क्योर या इसका ट्रीटमेंट क्या है। हमने पढ़ा था क्विना या फिर क्यूना आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। क्यूना एक दरख्त था जिसकी बार्क से मेडिसिन बनाई गई थी और वो इफ़ेक्टिव थी मलेरिया के लिए। इसके बाद डिसऑनेस्टी के नतीजे में एक और बार्क यूज़ होना शुरू हो गई, सिनकोना, और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुई। इसके बाद हमने पढ़ा कि काफ़ी अर्सा तक जो लोग हैं वो इसका ट्रीटमेंट करते रहे और इसकी वजह अभी तक जो है वो पता नहीं चली थी मलेरिया की। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था लेविरॉन 1878 में मलेरिया के बारे में, इसकी वजह के बारे में स्टार्ट किया पता लगाना। तो उसने वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जिन्हें मलेरिया है उनकी बॉडी से ब्लड निकाला और माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया तो पता चला कि उनके अंदर कुछ लिविंग क्रिएचर पाई जाती है। मींस ब्लड के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए उसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ मौजूद है। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने, दूसरे लोगों ने उसकी बात पर कोई यकीन नहीं किया। फिर 2 साल बाद एक साइंटिस्ट आया और फिर 3 साल बाद, और उस लिविंग क्रिएचर को नाम दे दिया गया प्लाज्मोडियम। हमने इसके बाद पढ़ा था कि जो ऑब्जर्वेशन अब तक थी वो 4 ऑब्जर्वेशन थी। बेटे कौन कौन सी थी मैं रिकॉल कर देती हूँ। सबसे पहला था कि मलेरिया और मार्शी एरियाज का कोई कनेक्शन है। क्विनिन या क्यूनिन इफेक्टिव ड्रग है जो कि सिनकोना के दरख्त के अंदर पाई जाती है, उसकी बाग के अंदर। स्टेगनेंट वाटर पीने से मलेरिया नहीं होता, लेकिन प्लाज्मोडियम जो है इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है मलेरिया के साथ। अब तक जो हमने देखा, मीन्स अभी जो हमने इससे पहले रिसेंटली देखा था, वो हमने बात की ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन जब साइंटिस्ट कर लेते हैं, बायोलॉजिस्ट जब ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, उस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें अपनी ऑब्जर्वेशन को एक स्टेटमेंट देनी होती है। ठीक है, एक सिंपल जनरल स्टेटमेंट। हमने वो सारी डिटेल पढ़ी थी कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हाइपोथेसिस की। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इसका मतलब है, हमारा पॉइंट है, वो क्या है, हाइपोथेसिस। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का हमने पढ़ा था ना, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो जब ऑब्जर्वेशन की हमने ये 4, तो उसके बाद क्या बनेगा, हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट बनेगी। और ये स्टेटमेंट एक सिंपल सी स्टेटमेंट ही होगी, और वो स्टेटमेंट क्या है कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। क्यों? क्योंकि डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये सर्च किया कि जो मलेरियल पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आ रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल ब्लड के अंदर नहीं होती, और उसका नाम क्या रखा गया था, प्लाज्मोडियम। तो इसलिए हाइपोथेसिस फिर क्या बनाई गई कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, कोई ना कोई रिलेशन इसका ज़रूर है। तो ये हाइपोथेसिस बना ली गई। हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डिडक्शन का। मतलब बेसिकली कि हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स अभी हम नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन इसे ऐसे सोचा जाता है, ऐसे एक्सेप्ट किया जाता है कि इट माइट बी ट्रू, कि ये ट्रू होगी। तो इसकी स्टेटमेंट को भी उसी लिहाज से कन्वर्ट किया जाता है एज अ ट्रू स्टेटमेंट, ताकि उस पर फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो सके। तो उस स्टेटमेंट को हमने कहा था कि नाम दिया जाता है डिडक्शन का, और डिडक्शन में हम यूज़ करते हैं इफ़ और देन का। तो हाइपोथेसिस के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आएगी वो क्या होगी, वो होगी डिडक्शन की। अब डिडक्शन में क्या है, हमने इफ़ और देन लगाना है। अब आप देखिए कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है
तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर मलेरियल पेशेंट का हम अगर ब्लड निकालें तो उस ब्लड के अंदर क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक हो गया। तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ प्लाज्मोडियम is the cause of malaria, then all persons ill with जी बेटा, तो मैंने यहाँ पर डिडक्शन लिख दी है कंप्लीट। क्या है कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन्स इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो चीज़ें इफ़ और देन का यूज़ किया गया है कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो ऐसा होना चाहिए। मतलब कि हमने एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई है जो कि ऑलमोस्ट ट्रू हो सकती है। ठीक है, तो डिडक्शन के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या आएगा यहाँ पर, एक्सपेरिमेंटेशन का। ठीक है, हमने जो बायोलॉजिकल स्टेप्स पढ़े थे उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस और डिडक्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए, वो हमारे पास होना चाहिए एक्सपेरिमेंटेशन का। ठीक है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट 2, 3, 4, 5 इतने ज़्यादा मतलब इतने कम लोगों के साथ नहीं किया जाएगा, बल्कि लार्ज अमाउंट ऑफ पर्सनस को इन्वॉल्व करके, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इन्वॉल्व करके हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ताकि हम एक्यूरेसी ज़्यादा उसके अंदर लेके जा सकें। ठीक है, कि ये ऑलमोस्ट ट्रू है बात। ठीक है, हम अपनी तसल्ली के लिए भी ज़्यादा लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप्स होते हैं, एक रखा जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और दूसरा रखा जाता है यहाँ पर एक कंट्रोल ग्रुप भी रखा जाता है। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, बेसिकली कंट्रोल ग्रुप में हम जो भी नॉर्मल रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं वो कंप्लीटली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कंप्लीटली हम नॉर्मल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म होने के लिए, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो भी हमने चीज़ एनहांस करनी है, कम करनी है और फिर उसका इफ़ेक्ट देखना है, उसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होगा, यानी कि सारे के सारे मलेरियल पेशेंट। तो मलेरियल पेशेंट का ब्लड निकाला जाएगा। ठीक है, मलेरियल पेशेंट का ब्लड निकाला, कितने, ऑलमोस्ट 100 मलेरियल पेशेंट का ब्लड निकाला जाएगा उनकी बॉडी से। और दूसरी तरफ जो है कंट्रोल ग्रुप में हम क्या करेंगे, हम हेल्दी पर्सन्स को लेंगे। अब हेल्दी पर्सन्स हैं, हेल्दी पर्सन्स में हम क्या देखेंगे कि उनके ब्लड की कंपोजिशन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है। ठीक है, फिर उस नॉर्मल ब्लड कंसंट्रेशन को हम मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लोगों के साथ। तो यहाँ पर भी 100 सैंपल ही लिए जाएंगे। अब देखा गया कि जो मलेरियल पेशेंट है, मलेरियल पेशेंट के 100 में से 100 पर्सन्स के अंदर क्या मौजूद था, प्लाज्मोडियम मौजूद था। हमने कहा ना कि प्लाज्मोडियम होना चाहिए मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर, तो इनमें मौजूद था। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग बात थी, वो क्या थी कि जो कंट्रोल ग्रुप है, इस कंट्रोल ग्रुप के जो पर्सन्स हैं उनके भी कुछ लोगों के अंदर, और वो कितने थे, 7 लोगों के अंदर जो है ये देखा गया कि उनके अंदर भी प्लाज्मोडियम मौजूद है। आउट ऑफ 7, 100 में से 7 लोगों के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है। अब ये हैरानी वाली बात थी कि ऐसा क्यों है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये बात तो कंफर्म हो गई कि मलेरिया की वजह, यानी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ये हमारी हाइपोथेसिस ट्रू साबित हो गई इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में। अब यहाँ पे हमने आंसर इस बात का देना है कि इन 7 पर्सन्स के पास प्लाज्मोडियम क्यों था, वो इसलिए था क्योंकि ये 7 लोग इंक्यूबेशन पीरियड में थे। नाउ व्हाट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें प्लाज्मोडियम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर होता है, लेकिन अभी तक उसने अपनी सिम्टम्स शो करना नहीं की होती। ठीक है, तो
इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन बेटा पूछ ली जाती है कि व्हाट डू यू नो अबाउट इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, डिफाइन इंक्यूबेशन पीरियड। इट इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स के शो होने तक का जो टाइम है कि अभी पैरासाइट एंटर हो चुका है बॉडी के अंदर लेकिन उसे सिम्टम्स शो नहीं किए, उस टाइम पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और इन 7 लोगों को बाद में इसका क्या मतलब है, उन्हें मलेरिया हुआ होगा। ठीक है, तो हाइपोथेसिस हो गई। हाइपोथेसिस के बाद हमने कहा था नेक्स्ट स्टेप होता है डिडक्शन। डिडक्शन हो गया, उसके बाद होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट भी हो गया और इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हमने क्या किया, अपनी कॉज भी फाइंड आउट कर ली। तो एक प्रॉब्लम का आंसर तो निकल आया हमारे पास। हमने 2 बातें देखनी थी ना कि प्लाज्मोडियम की कॉज क्या है, तो कॉज हमें पता चल गई, सॉरी मलेरिया की कॉज क्या है, तो मलेरिया की कॉज हमें पता लग गई क्या है, द कॉज ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। तो नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है हमारी क्या कि जो प्लाज्मोडियम है वो ब्लड के अंदर एंटर कैसे हुआ। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास जो कुछ पहले से ऑब्जर्वेशंस थी वो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। पहली ऑब्जर्वेशन जो थी वो देख लेते हैं हम। जी बेटा, पहले ऑब्जर्वेशन ये थी हमारे पास कि मलेरिया का और मार्शिस का कनेक्शन तो है, क्योंकि हाइजीनिक कंडीशन पर रहने वाले लोगों को मलेरिया बहुत कम हो रहा है लेकिन जो कि मार्शी प्लेसेस में रहते हैं उन्हें मलेरिया ज़्यादा हो रहा है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है ऑब्जर्वेशन कि ड्रिंकिंग स्टेगनेंट वाटर या मार्शी प्लेसेस का जो पानी है वो पीने से मलेरिया नहीं होता। स्टेगनेंट वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया। 2 ऑब्जर्वेशंस है। अब इसके बाद कुछ और ऑब्जर्वेशंस थी, वो ऑब्जर्वेशंस किसकी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था A.F. किंग, ये साइंटिस्ट का नाम था। A.F. किंग ने 1883 में कोई 20 ऑब्जर्वेशंस दी थी। अब यहाँ पे मैं आपको ये बात बताती जाऊँ कि ये जो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है A.F. किंग 1883 और 20 ऑब्जर्वेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। आपका MCQ आ सकता है कि किस साइंटिस्ट ने 1883 में 20 ऑब्जर्वेशंस दी थी, A.F. किंग। फिर A.F. किंग ने 1883 में कितनी ऑब्जर्वेशंस दी थी, दूसरा तरीका हो गया। फिर A.F. किंग ने 20 ऑब्जर्वेशंस कब दी थी, 1883 में। तो तीनों तरह से आपको ये MCQ आता है, आपको ये लाजमी तौर पर याद होना चाहिए। उसके अलावा A.F. किंग की ऑब्जर्वेशंस बताएं, लिखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आपने इस पॉइंट को तो बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो इसने कुछ 20 ऑब्जर्वेशंस दी थी, उनमें से कोई 3 हमारे पास हैं, ये शॉर्ट में पूछी जाती हैं। वो क्या ऑब्जर्वेशंस थी इसकी, एक ऑब्जर्वेशन थी कि वो लोग जो कि सोते हैं आउटडोर मीन्स कि मतलब कमरे के अंदर नहीं सोते, कमरों से बाहर सोते हैं, उन्हें मलेरिया ज़्यादा होता है, जबकि जो कि कमरों के अंदर सोते हैं उन्हें मलेरिया कम होता है। दूसरा पॉइंट था वो ह्यूमंस, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि फाइन नेट में सोते हैं। ठीक है, फाइन नेट में सोते हैं, उन्हें मलेरिया कम होता है, जबकि जो इसमें नहीं सोते उन्हें ज़्यादा होता है। ठीक है, तीसरी बात है कि वो ऑर्गेनिजम्स, वो पीपल, वो इंडिविजुअल्स जो कि स्मोक के इर्द गिर्द सोते हैं, नियर स्मोक, उन्हें मलेरिया कम होता है, और जो स्मोक से दूर सोते हैं उन्हें मलेरिया ज़्यादा होता है। अब इन ऑब्जर्वेशन से, इन बातों से हमारे माइंड में सिर्फ एक ही बात आती है, सबसे बेस्ट हमें यहाँ से पता चलता है कि जो लोग फाइन नेट में सोते हैं, हम लोग नेट में क्यों सोते हैं, जिन्हें हम उर्दू में आसान अल्फाज में मच्छरदानी कह सकते हैं। मच्छरदानी के अंदर क्यों सोते हैं हम, मच्छर से बचने के लिए, मॉस्किटो से बचने के लिए। ठीक है, कमरों के अंदर मच्छर कम होता है, कमरों के अंदर मच्छर कम होता है और कमरों के बाहर ज़्यादा होता है। स्मोक के करीब मच्छर मर जाते हैं और स्मोक से दूर मच्छर नहीं मरते। तो इन तीनों केसेस में हमें यह पता चला कि बेसिकली मॉस्किटो का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो इन ऑब्जर्वेशंस के नतीजे में नेक्स्ट हमारे पास क्या होनी चाहिए, हाइपोथेसिस होनी चाहिए।
अब वो हाइपोथेसिस क्या है? वो हाइपोथेसिस है कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। यहाँ पर कंप्लीट नहीं लिख रही, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? मॉस्किटो ट्रांसमिट मलेरिया। तो ये हमारी हो गई हाइपोथेसिस, जो कि हमने एक सिंपल स्टेटमेंट बनाई इन ऑब्जर्वेशंस को लेके, ठीक है। हमने पहले कॉज फाइंड आउट की, फिर हमने पता लगाया कि ये प्लाज्मोडियम एंटर कैसे हुआ, हाउ, कैसे, ट्रांसमिशन पता लगाई। तो पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, मज़ीद कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने अपने पास रखे सामने। उन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए हमने एक स्टेटमेंट बनाई कि प्लाज्मोडियम को स्प्रेड कौन करता है? मॉस्किटो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए? डिडक्शन होनी चाहिए। अब डिडक्शन में हम क्या करते हैं? एक ऐसी स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि ऑलमोस्ट ट्रू समझी जाती है, उसमें हम इफ़ और देन का यूज़ करते हैं। अब डिडक्शन में क्या होगा यहाँ पर हमारे पास कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज दी इफ मॉस्किटो इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, देन क्या होना चाहिए? मॉस्किटो शुड हैव, मॉस्किटो के अंदर भी क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम। जाहिर सी बात है कि प्लाज्मोडियम की बॉडी के अंदर, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम होगा, तभी ये इसको स्प्रेड करेगा ना दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। मॉस्किटो बाइट करते हुए कैसे स्प्रेड करते हैं, ये हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। बेसिकली होता क्या है कि जब मॉस्किटो बाइट करता है ना, तो ये अपना स्लाइवा हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर इंजेक्ट करता है और बदले में हमारा ब्लड सक कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए उस स्लाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम होगा, वो प्लाज्मोडियम जो है हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो गया, तो इस तरह से जो है मलेरिया हो जाता है। तो देखिए, ऑब्जर्वेशन, फिर ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन इंशाल्लाह फिर हम कल पढ़ेंगे। हम मलेरिया का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट 3 में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। बेटे आपको समझ आती है, इसे एज अ स्टोरी लें। समझ आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।